now we will discuss about polygenic inheritance. तो polygenic inheritance को समझने के लिए polygenic inheritance, ठीक है। तो polygenic inheritance को समझने के लिए आपको मेंडेलियन इनहेरिटेंस को एक बार फिर रिकॉल करना पड़ेगा। देखिए, मेंडल ने उन ट्रेड्स को या उन कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया था जिनके टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स आपको मिले थे। तो मेंडल डिस्क्राइब्ड दोज कैरेक्टर्स और ट्रेड्स दैट हैव टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म्स। जैसे फ्लावर कलर को अगर मेंडल ने चूज किया पी प्लांट में, तो उसमें दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स थे, बहुत ही क्लियर कट अल्टरनेटिव फॉर्म्स थे। एक तो पर्पल फ्लावर कलर और दूसरा व्हाइट फ्लावर कलर, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टर्स के केवल दो ही डिस्टिंक्ट फॉर्म्स होते हैं, ठीक। और मेंडल ने जिन कैरेक्टर्स की स्टडी की उन सब में हर कैरेक्टर के दो ही डिस्टिंक्ट फॉर्म्स मिले। जैसे फ्लावर कलर को अगर उन्होंने एज अ कैरेक्टर यूज किया तो उसमें दो ही डिस्टिंक्ट फॉर्म देखे गए, पर्पल फ्लावर कलर और व्हाइट फ्लावर कलर, ठीक है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं या ट्रेट्स होते हैं जिनके इतने स्पष्ट डिस्टिंक्ट फॉर्म्स नहीं होते। उनमें जो फॉर्म्स होते हैं उनका ग्रेडियंट होता है। फॉर्म्स का क्या होता है? ग्रेडियंट होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए ह्यूमन की अगर हम लंबाई की बात करें तो ह्यूमन की लंबाई में टॉल और ड्वार्फ ह्यूमन ही नहीं होगा, बल्कि लंबाई में भी ग्रेडेशन होता है। 6 फीट वाला ह्यूमन भी होगा, 6 फीट हाइट वाला भी ह्यूमन होगा, 5 फीट 10 इंच हाइट वाला भी ह्यूमन होगा, 5 फीट 9 इंच हाइट वाला भी ह्यूमन होगा, 5 फीट 7 इंच हाइट वाला भी ह्यूमन होगा, 4 फीट हाइट वाला भी ह्यूमन होगा। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन हाइट को अगर हम कैरेक्टर के रूप में कंसीडर करें तो सिर्फ 6 फीट हाइट वाला ह्यूमन मिलेगा और 4 फीट हाइट वाला ह्यूमन मिलेगा, मतलब एक टॉल ह्यूमन मिलेगा, एक ड्वार्फ ह्यूमन मिलेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि टॉल और ड्वार्फ के बीच में जो फॉर्म्स होंगे वो फैले होंगे, स्प्रेड होंगे अक्रॉस द ग्रेडियंट। तो ये चीज एनसीईआरटी बुक लिखती है और यही पॉलीजेनिक ट्रेट है। तो ऐसा कैरेक्टर या ट्रेट जिसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स 2 के बजाय 2 से ज्यादा होते हैं और स्प्रेडेड रहते हैं क्रॉस द ग्रेडियंट, उन्हीं को पॉलीजेनिक ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। तो आइए इसको हम मेंशन करते हैं। तो मेंडल डिस्क्राइब्ड दोज ट्रेट्स, बेहतर इसको कैरेक्टर बोले आप, दोज कैरेक्टर्स, ठीक है। कई जगह कैरेक्टर और ट्रेट में कोई अंतर नहीं होता है, यहां भी एनसीईआरटी ने अंतर नहीं किया है। तो मेंडल डिस्क्राइब्ड दोज ट्रेट्स और कैरेक्टर्स दैट हैव ओनली 2 डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म्स, अल्टरनेटिव फॉर्म्स, ठीक। ये तो आप पहले से भी जानते हैं, डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म्स। जैसे मान लीजिए मेंडल ने फ्लावर कलर मटर के पौधे में एक कैरेक्टर के रूप में या ट्रेट के रूप में यूज किया, तो इसमें 2 डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या क्या थे? पर्पल रंग का फूल, पर्पल फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, ठीक। तो पर्पल एक डिस्टिंक्ट फॉर्म है और व्हाइट दूसरा डिस्टिंक्ट फॉर्म है। बस इसके अलावा मटर के पौधे में फ्लावर के विषय में कोई दूसरे कलर वाले फ्लावर नहीं दिखे। तो यहां पर फ्लावर कलर ट्रेट है और उसके 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स हैं, ठीक। जनरली जब हम लोग जेनेटिक्स की शुरुआत करते हैं तो ये बताते हैं कि हर कैरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव ट्रेट्स होते हैं। तो कैरेक्टर को ट्रेट बोले कि नहीं बोले, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो गलत नहीं है। कैरेक्टर मतलब लक्षण, ट्रेट को भी लक्षण बोलते हैं। एक खास तरह के कैरेक्टर को ही ट्रेट बोल दिया जाता है, तो कैरेक्टर ही ट्रेट है।
आप ऐसा भी बोल सकते हैं ईच ट्रेट हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, या ईच कैरेक्टर हैज टू अल्टरनेटिव ट्रेट्स। जो चीज दिख रही है वो कैरेक्टर ही तो दिख रही है। फ्लावर का रंग दिख रहा है, फ्लावर का रंग तो कैरेक्टर है, कौन सा रंग दिख रहा है? तो पर्पल दिख रहा है। तो पर्पल फ्लावर, फूल का पर्पल होना भी तो एक लक्षण है, कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर और ट्रेट में मूलभूत अंतर नहीं है, यूसेज का डिफरेंस है कि अगर हम कैरेक्टर और ट्रेट दोनों यूज करना चाहेंगे तो बेटर पोजीशन क्या होगी। तो ईच कैरेक्टर हैज कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स या टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स। तो ये भी सही है। तो फिलहाल जो एनसीईआरटी बुक लिखी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेंडल ने केवल उन्हीं कैरेक्टर को बाई चांस डिस्क्राइब किया या उन्हीं ट्रेड्स को बाई चांस डिस्क्राइब किया जिनके दो स्पष्ट अल्टरनेटिव फॉर्म्स मौजूद थे, ठीक है। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनमें बहुत सारे कैरेक्टर या ट्रेड्स होते हैं जिनमें केवल दो ही डिस्टिंक्ट, कोई भी मतलब दो डिस्टिंक्ट फॉर्म के बजाय उसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं और उन फॉर्म्स में बहुत क्लैरिटी नहीं होती है। मतलब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से उतना स्पष्ट नहीं होता है, तो एक ग्रेडेशन मिलता है, ठीक है। तो ग्रेडेशन मिलता है मतलब कहने का क्या मतलब है? बहुत सारे प्लांट होंगे, उनमें फ्लावर्स के कलर ऐसे होंगे कि रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर ही नहीं होंगे दो डिस्टिंक्ट ट्रेड के रूप में, बल्कि डार्क रेड होगा, लाइट रेड होगा, वेरी लाइट रेड होगा, पिंक होगा, लाइट पिंक होगा, डार्क पिंक होगा, समझ रहे हैं? तो पिंक में भी ग्रेडेशन है, रेड में भी ग्रेडेशन है, व्हाइट में भी ग्रेडेशन है। एकदम से प्योर व्हाइट हो गया, व्हाइट में भी कई शेड्स आ जाएंगे, तो ये ग्रेडेशन है। तो पता चला कि उसमें ट्रेट्स के बहुत सारे फॉर्म्स मिलेंगे, यानी कम से कम 25 तरह का फूल का रंग आपको देखने को मिलेगा उस प्लांट में, ठीक। तो यहां पर यही चीज एनसीईआरटी बुक समझा रही है, वहां ह्यूमन हाइट को एग्जांपल के रूप में लेके समझाया जा रहा है। तो अब यहां मेंशन कर लेंगे देयर आर मेनी ट्रेट्स व्हिच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट। तो देयर आर मेनी ट्रेट्स या कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट सो डिस्टिंक्ट, इतना स्पष्ट नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट, ठीक, दैट आर नॉट सो डिस्टिंक्ट, ठीक है, एंड आर स्प्रेड अक्रॉस, एंड आर स्प्रेड, पहले बता चुका हूं, स्प्रेड अक्रॉस द ग्रेडियंट, एंड आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्रेडियंट, मतलब पूरा ग्रेडियंट होता है, ठीक है, स्प्रेड अक्रॉस द ग्रेडियंट, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन की अगर बात करें, इसको अब इसको एग्जांपल हम एग्जांपलीफाई करें, तो ह्यूमन हाइट की अगर बात करें और मान लेते कि ह्यूमन हाइट में मैक्सिमम हाइट 6 फीट होती है और मिनिमम हाइट 4 फीट होती है, तो ह्यूमन हाइट में 6 फीट जो हाइट होगी, ठीक है, और 4 फीट जो हाइट होगी, तो इसको हम बोल देंगे टॉलेस्ट और ये शॉर्टेस्ट। तो ऐसा नहीं होगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन में केवल दो ही तरह के ह्यूमन होंगे, टॉल ह्यूमन और ड्वार्फ या शॉर्ट ह्यूमन, ठीक, बल्कि ह्यूमन पॉपुलेशन में आप डिफरेंट हाइट वाले पूरा ग्रेडेशन देखते हैं हाइट का। जैसे कुछ ह्यूमन जो होंगे वो 5 फीट 11 इंच वाले होंगे, कुछ ह्यूमन जो होंगे वो 5 फीट 10 इंच वाले होंगे, कुछ ह्यूमन जो होंगे वो 5 फीट 7 इंच वाले भी होंगे, कुछ ह्यूमन 5 फीट 3 इंच वाले भी होंगे, कुछ ह्यूमन जो है वो 5 फीट वाले 5 फीट 1 इंच वाले भी होंगे। तो आप यहां पर किसी ट्रेट का या किसी कैरेक्टर का दो ही डिस्टिंक्ट फॉर्म नहीं देख रहे हैं, बल्कि इनके बहुत सारे अल्टरनेटिव फॉर्म्स देख रहे हैं, यानी मेनी अल्टरनेटिव फॉर्म्स देख रहे हैं, मेनी अल्टरनेटिव फॉर्म्स आप देख रहे हैं। तो जब किसी ट्रेट या कैरेक्टर के दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स मिलते हैं तो वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल में उसको कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि केवल दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, ऐसा नहीं है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स मिलेंगे किसी ट्रेट या कैरेक्टर के, और उनमें ग्रेडेशन होगा, और इनमें किन्हीं दो एडजेसेंट अगर आप अल्टरनेटिव फॉर्म्स को कंपेयर करेंगे तो बहुत स्पष्टता नहीं होगी। अगर यही रंग होता तो डार्क पिंक, लाइट पिंक, वेरी लाइट पिंक, तो डार्क पिंक, वेरी लाइट पिंक और वेरी वेरी लाइट पिंक
क्लियर कट लाइन नहीं खींच पाएंगे कि अगर केवल वेरी वेरी लाइट पिंक आपको रख दिया जाए सामने, तो उसको वेरी लाइट पिंक से आप उसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए नॉट सो डिस्टिंक्ट। तो वही लिखा है कि देयर आर मेनी कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट सो डिस्टिंक्ट, यानी किन्हीं दो कैरेक्टर जो एडजेसेंट कैरेक्टर्स हैं, एडजेसेंट कैरेक्टर का मतलब कि ग्रेडेशन में अगर बगल के ग्रेड वाले हैं तो उनमें बहुत स्पष्टता आप नहीं निर्धारित कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पॉलीजेनिक ट्रेट की शुरुआत को समझाने पर जब एनसीईआरटी बुक जाती है तो शुरुआत में वो ये पॉइंट मेंशन करती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो जनरली आप देख रहे हैं कि जो ह्यूमन हाइट की बात होगी तो उसमें होल रेंज ऑफ हाइट्स है, पूरा हाइट का रेंज है, होल रेंज ऑफ हाइट, और इसी रेंज में ग्रेडेशन, उसी को ग्रेडेशन कहिए या रेंज कहिए। और जनरली जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है वो 3 पेयर और मोर जीन पेयर से कंट्रोल होता है। एनसीईआरटी लिखती है 3 और मोर जीन से कंट्रोल होता है। तो अब यहां मेंशन कर लेंगे कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एज सच ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय, पॉलीजेनिक ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय, जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। जनरली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस 2 पेयर जीन से भी कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं है कि केवल 3 जीन से ही कंट्रोल होगा। एक्चुअली 3 जीन के जगह 3 जीन पेयर होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हर जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। हर जीन पेयर में पाया जाता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। तो कैपिटल ए स्मॉल ए एक जीन पेयर, कैपिटल बी स्मॉल बी दूसरा जीन पेयर, कैपिटल सी स्मॉल सी तीसरा जीन पेयर, यानी हर जीन की 2 कॉपी होती है ना, तो उसको जीन पेयर कहेंगे। तो इनफैक्ट जो एनसीईआरटी बुक लिखती है कि पॉलीजेनिक ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, वो एक्चुअली पेयर की बात करती है। इनफैक्ट 3 जीन पेयर्स और मोर, ठीक है। तो क्या सवाल आएगा कि 2 जीन पेयर्स अगर हैं तो क्या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तब नहीं कहेंगे? तब भी कहेंगे। जब 2 जीन पेयर मिल करके इसी तरह से कुछ लक्षण देंगे तब भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल होगा। तो एनसीईआरटी बुक क्यों 3 जीन पेयर्स लिखी है वो तो किताब लिखने वाला ही बताएगा। तो 2 जीन पेयर के वजह से अगर केवल 2 ही डिस्टिंक्ट ट्रेट नहीं आते हैं, 2 से ज्यादा ट्रेट्स आते हैं जिनके बीच में फॉर्म्स आते हैं अल्टरनेटिव, जिनके बीच में बहुत स्पष्टता नहीं होती है, तो वो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। तो जहां तक कितने जीन इन्वॉल्व होते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट में या इनहेरिटेंस में, तो 3 जीन के बजाय 3 जीन पेयर होना चाहिए एनसीईआरटी बुक जो लिखा है। और केवल 3 जीन पेयर से ही नहीं शुरू होता बल्कि 2 जीन पेयर से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये बात समझनी चाहिए। अब देखिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑब्जर्व करेंगे? तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पर यह भी ध्यान रखिएगा कि इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। 3 जीन मतलब मोर देन 1 जीन पेयर इन्वॉल्व होते हैं मेरे हिसाब से। एनसीईआरटी बुक लिखता है कि 3 जीन या मोर जीन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट चीज याद रखना है कि इसके ऊपर इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस भी पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट। तो इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट भी पड़ता है, इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल में एक तो ह्यूमन हाइट है और दूसरा ह्यूमन स्किन कलर। तो एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक तो ह्यूमन हाइट हो गया और दूसरा हो गया ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर जिसका जिक्र एनसीईआरटी बुक में है। तो इन 2 एग्जांपल का जिक्र एनसीईआरटी बुक में है। इसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन में जो आई कलर होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे, ह्यूमन का जो बॉडी वेट होता है, ये सब एग्जाम्पल है। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं क्योंकि ये जीन के क्वांटिटी पर डिपेंड करता है।
जितना नंबर ऑफ जीन्स बढ़ते जाएंगे उतना ये ट्रेट का ग्रेडेशन और एक्सट्रीम होता जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, और मेंडेलियन इनहेरिटेंस को क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहा जाता है। वहाँ जीन की क्वालिटी पर फिनोटाइप डिपेंड करता है। डोमिनेंट एलील होगा तो अलग फिनोटाइप होगा, रिसेसिव एलील होगा तो अलग फिनोटाइप होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ डोमिनेंट एलील हो, रिसेसिव एलील हो, उसकी उनकी संख्या पर डिपेंड करेगा। अगर किसी जीनोटाइप में 3 डोमिनेंट एलील आ गए तब फिनोटाइप चेंज होगा, 2 डोमिनेंट आ गए, 2 डोमिनेंट एलील आ गए तो फिनोटाइप बदल जाएगा, 1 डोमिनेंट एलील आ गया तब फिनोटाइप बदल जाएगा। यानी डोमिनेंट एलील या रिसेसिव एलील की संख्या पर फिनोटाइप चेंज हो जाता है। तो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील के क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, ठीक। तो इसलिए इसको क्वांटिटेटिव ट्रेट कहा जाता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव ट्रेट भी कहा जाता है, इनहेरिटेंस। तो ह्यूमन हाइट और ह्यूमन स्किन कलर में आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखते हैं, और ये पॉलीजेनिक ट्रेट है। स्किन कलर क्या है, ट्रेट है ना, तो ये पॉलीजेनिक ट्रेट हुआ। हाइट ह्यूमन क्या हुआ, पॉलीजेनिक ट्रेट हुआ, ठीक। अब यहां पर एक चीज याद रखना पड़ेगा कि इन पॉलीजेनिक ट्रेट याद रखेंगे, द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, यहां ध्यान रखना है, ठीक है। इन पॉलीजेनिक ट्रेट phenotype reflects the contribution of each allele, reflects the contribution of each allele, यानी हर एलील का कंट्रीब्यूशन रिफ्लेक्ट होता है फिनोटाइप के रूप में। तो पॉलीजेनिक ट्रेट में फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, मतलब हर एलील यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो जैसे जैसे एलील का नंबर बढ़ता जाएगा, चाहे डोमिनेंट एलील का नंबर बढ़े या रिसेसिव एलील का नंबर बढ़े, तो फिनोटाइप बदलता जाएगा। तो हर एलील उस फिनोटाइप के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी एडिटिव इफेक्ट होता है जीन्स का या एलील का। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Therefore, effect of each allele is additive. So, the effect of each allele is additive. हर एलील जो है वो एडिटिव इफेक्ट दिखाता है, अपना असर को कुछ बढ़ा देता है, आकर के अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन दे देता है, ठीक। ये चीज आपको समझ में आना है। तो जैसे जैसे एलील की क्वांटिटी बढ़ेगी फिनोटाइपिक इफेक्ट चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, जो एनसीईआरटी बुक में दिया है। तो ह्यूमन स्किन कलर का एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में दिया है। तो जो ह्यूमन स्किन कलर होता है वो 3 पेयर्स ऑफ जीन से कंट्रोल होता है, ठीक। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि मैनी जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब बहुत सारे जीन्स मिल करके 1 कैरेक्टर या ट्रेट को कंट्रोल करते हैं तो आप बोलते हैं ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस चल रहा है, व्हेन मैनी जीन कंट्रोल्स 1 कैरेक्टर। और इन्हीं जीन्स को बोला जाता है पॉलीजीन्स। क्या बोलते हैं, पॉलीजीन्स। इन जीन्स को कहते हैं पॉलीजीन्स। तो ह्यूमन स्किन कलर जो है वो 3 पेयर्स ऑफ जीन से कंट्रोल होता है, ठीक है। अब यहां पर जो 3 पेयर्स ऑफ जीन्स होते हैं, इसमें मान लेते हैं डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील जो 1 जीन पेयर है, 1 जीन पेयर जो होता है उसके 2 एलील फॉर्म होंगे, एक डोमिनेंट एलील और एक रिसेसिव एलील। ऐसे ही जो सेकंड जीन पेयर होगा, 3 जीन पेयर है तो 3 जीन पेयर दिखाना पड़ेगा, उसमें डोमिनेंट एलील भी होगा, रिसेसिव एलील स्मॉल भी होगा। और जो थर्ड जीन पेयर होगा तो उसमें
कैपिटल सी डोमिनेंट एलील होगा, स्मॉल सी रिसेसिव एलील होगा। ठीक, तो जब भी आप जीनोटाइप ह्यूमन स्किन कलर का लिखेंगे, यानी कोई भी जो जीनोटाइप आप जब लिखेंगे, कोई भी एनी जीनोटाइप जब बनाएंगे जिसमें 3 जीन पेयर हिस्सा लेगा, तो वहां पर आपको 6 एलील दिखाना पड़ेगा। ये 1 जीन पेयर, अब यहाँ दोनों कैपिटल लिख सकते हैं, सेकंड जीन पेयर दोनों कैपिटल भी लिख सकते हैं, थर्ड जीन पेयर दोनों स्मॉल सी लिख सकते हैं। यानी यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। तो कोई भी जीनोटाइप अगर आप बनाएंगे तो यही हो सकता है कि या तो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी लिख सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं, सभी जगह स्मॉल या रिसेसिव एलील्स ला सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। ठीक, या आप एक ये भी केस ला सकते हैं कि एक कैपिटल ए कर दो, स्मॉल ए कर दो, कैपिटल बी कर दो, स्मॉल बी कर दो, कैपिटल सी कर दो, स्मॉल सी कर दो। बहुत सारे केसेस आप कर सकते हैं। ठीक, या ऐसे कर सकते हैं कि ये दो कैपिटल ए कर दो, कोई भी जीनोटाइप, कोई भी आप देख लो। तो अगर और भी जीनोटाइप आपको देखना है तो ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, अब बाकी सब स्मॉल कर दो। मतलब ये पहला जीन पेयर का है, ये दूसरा जीन पेयर का है, ये तीसरा जीन पेयर का है। तो आप जब जीनोटाइप बनाने लगेंगे 3 जीन पेयर के हिसाब से, तो बहुत सारे जीनोटाइप पॉसिबल होंगे, और भी होगा। यहाँ कैपिटल कर दिया, इसका जगह कैपिटल सी कर दो, स्मॉल बी कर दो, स्मॉल ए कर दो, वो तो तुम्हारी मर्जी है। जो जीनोटाइप बना सकते हो, पॉसिबल जीनोटाइप जो संभव है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन में ऐसे बहुत सारे जीनोटाइप संभव होंगे। तो होता क्या है ये समझिए, जो ह्यूमन स्किन कलर होता है वो 3 पेयर जीन से कंट्रोल होता है, और हर पेयर जीन में डोमिनेंट एलील, एक रिसेसिव एलील होता है। जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं वो डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डोमिनेंट एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्कनेस, रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्कनेस, डार्क कलर। ये डार्क कलर स्किन को डार्क करते हैं, चाहे ए एलील हो, चाहे बी एलील हो, चाहे सी एलील हो, ये स्किन को डार्क करते हैं। और ये बराबर रूप से डार्क करते हैं, यानी तीनों का कंट्रीब्यूशन, तीनों डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है। तो इनका सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन। ये नहीं कि ए वाला ज्यादा डार्क करेगा, बी वाला कम डार्क करेगा, सी वाला और कम डार्क करेगा, नहीं। डार्कनेस में तीनों का बराबर एडिटिव इफेक्ट होता है, एडिटिव इफेक्ट। ठीक, और जो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है, ये स्किन को लाइट करते हैं। तो रिसेसिव एलील जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट स्किन, लाइट कलर। तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट कलर, तो ये लाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ए, बी और सी जो है ये इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं, इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं, इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं लाइट कलर में। ये नहीं कि स्मॉल ए ज्यादा लाइट कर देगा या स्मॉल बी कम लाइट करेगा या स्मॉल सी और कम लाइट करेगा, नहीं। ए बी सी का स्किन को लाइट करने में बराबर कंट्रीब्यूशन होता है, बराबर एडिटिव इफेक्ट होता है। और डोमिनेंट एलील का डार्क कलर करने में बराबर एडिटिव इफेक्ट होता है, बराबर कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो मान लो एक ऐसा जीनोटाइप है जिसमें कोई भी रिसेसिव एलील नहीं है, सारे के सारे डोमिनेंट एलील हैं। तो ये भी डार्क कर रहा है, 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 यानी 6 एलील, सारे के सारे एलील जो है अगर डोमिनेंट हो गए तो स्किन सबसे ज्यादा डार्क हो जाएगी। 6 लोग मिलकर के स्किन को डार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डार्केस्ट स्किन जिस इंसान का होगा उसका जीनोटाइप ये हो गया। तो आप इसको लिख लीजिए कि डार्केस्ट स्किन जो है का जीनोटाइप ये हो गया, डार्केस्ट स्किन। ठीक, और यदि कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं होगा, सारे के सारे रिसेसिव एलील होंगे, तो लाइटेस्ट स्किन हो गया। 1 2 3 4 5 6 के 6 रिसेसिव एलील है, तो इसके वजह से लाइटेस्ट स्किन हो, यानी उस इंसान का स्किन सबसे ज्यादा लाइट होगा, लाइटेस्ट होगा, जिसमें सारे
एलील जो है वो रिसेसिव एलील है। तो यहां लिख लो लाइटेस्ट, ये हो गया लाइटेस्ट स्किन। लाइटेस्ट स्किन तो डार्केस्ट स्किन का जीनोटाइप पूछा जा सकता है, लाइटेस्ट स्किन का जीनोटाइप पूछा जा सकता है, कितने जीन पेयर मिल करके ह्यूमन स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे हैं वो पूछा जा सकता है, डोमिनेंट एलील क्या करता है वो पूछा जा सकता है, रिसेसिव एलील क्या करता है वो पूछा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि एक से ज्यादा जीन मिल करके स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो पॉलीजेनिक ट्रेट हो गया, ठीक। और यहाँ पर स्किन का केवल दो ही ग्रेड नहीं मिल रहा है, दो ही अल्टरनेटिव या दो ही डिस्टिंक्ट फॉर्म नहीं है, डार्केस्ट स्किन और लाइटेस्ट स्किन वाला ह्यूमन नहीं है, और बीच वाले भी ह्यूमन है। जैसे देखो यहां देखो इस वाले केस में, इस वाले केस में तुम देख रहे हो बराबर मात्रा में डोमिनेंट और रिसेसिव एलील है, मतलब 6 में से 3 एलील डोमिनेंट है और ये 3 एलील रिसेसिव है। और यहां पर क्या 6 के 6 डोमिनेंट थे, यहां क्या था 6 के 6 रिसेसिव है, और इसमें क्या है 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव। तो इस इंसान का जो स्किन कलर होगा वो डार्केस्ट और लाइटेस्ट के एकदम बीच का होगा, यानी इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा, उसको मुलाइटो बोला जाता है। तो इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा, तो इससे जो स्किन कलर आएगा वो इंटरमीडिएट स्किन हो जाएगी, ठीक, इंटरमीडिएट कलर के हिसाब से, ठीक। अब यहां तुम देखो यहां पर कितने डोमिनेंट एलील है, 1 2 3 डोमिनेंट एलील है और 3 रिसेसिव एलील है। अब तुम ये नहीं देख रहे कि कौन सा वाला डोमिनेंट कौन सा वाला रिसेसिव, यहाँ क्वालिटी नहीं देखनी है, क्वांटिटी देखनी है। यहां भी 3 डोमिनेंट है 3 रिसेसिव है, कोई सा भी, और यहां भी क्या है 3 डोमिनेंट है 3 रिसेसिव है, कोई सा भी। तो जो डोमिनेंट है वो ये है, 2 कैपिटल ए और 1 कैपिटल बी, और जो रिसेसिव है वो 1 स्मॉल बी और 2 स्मॉल सी। तो यहां भी तुम देखोगे कि 3 डोमिनेंट है और 3 रिसेसिव है, तो उस केस में इंटरमीडिएट स्किन कलर ही आएगा। तो यहां भी स्किन कलर क्या होगा, इंटरमीडिएट ही होगा, इंटरमीडिएट स्किन ही होगी। तो तुम देख रहे हो कि इंसानों में जब इंटरमीडिएट स्किन देखा जाएगा तो उसका जीनोटाइप ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या तुम कैपिटल सी कर दो, इसको कैपिटल बी कर दो, बाकी सबको स्मॉल कर दो, तभी 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव एलील होंगे। मतलब ऐसे तुम बहुत सारे जीनोटाइप बना करके खुद ही समझ जाओगे कि स्किन कलर क्या होगा। अब इंटरमीडिएट हो गया, अब डार्केस्ट है, तो डार्केस्ट में मान लो अगर पूछ दे कि 5 ही डोमिनेंट एलील हो 1 रिसेसिव एलील हो, तो डार्केस्ट से थोड़ा सा कम डार्क हो जाएगा क्योंकि एक डोमिनेंट चला गया और उसके जगह रिसेसिव एलील आ गया, तो उसकी वजह से थोड़ा डार्केस्ट में थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट, लाइटनेस का इफेक्ट आ जाएगा, तो अब उतना काला नहीं रहेगा, थोड़ा कम काला हो जाएगा। एक और एलील हटा दो डोमिनेंट, तो 4 डोमिनेंट 2 रिसेसिव एलील आ गया, तो डार्केस्ट जब 6 का 6 डोमिनेंट एलील था उससे थोड़ा कम डार्क जब 5 डोमिनेंट एलील था, उससे और कम डार्क जब 4 डोमिनेंट एलील होगा। तो ऐसे ग्रेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आपको ग्रेड मिलेगा किसके बीच में, डार्केस्ट और लाइटेस्ट के बीच में ग्रेड मिलता जाएगा, और वो ग्रेड किस पर डिपेंड करेगा कि कितने डोमिनेंट एलील और कितने रिसेसिव एलील उस जीनोटाइप में मौजूद हैं। तो इसीलिए वो ग्रेडेशन लिखता है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो है वो ग्रेडेशन दिखाते हैं, ठीक है। और एक से ज्यादा जीन यहां पर हिस्सा ले रहा है, जीन पेयर हिस्सा ले रहा है, क्योंकि जीन हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। तो अब हम लोग प्लियोट्रॉपी के बारे में पढ़ेंगे। प्लियोट्रॉपी, अच्छा, अब ये जो प्लियोट्रॉपी होती है इसका मतलब क्या है। जनरली आप पढ़े होंगे कि एक जीन या सिंगल जीन जो है एक फिनोटाइप या एक ट्रेट को कंट्रोल करता है, लेकिन प्लियोट्रॉपी में क्या होगा, जब सिंगल जीन या वन जीन बहुत सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन या बहुत सारे फिनोटाइप को कंट्रोल करता है या उसकी वजह से बहुत सारे फिनोटाइप आते हैं, तो ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है और इस फेनोमेनन को प्लियोट्रॉपी कहा जाता है। तो आपने पढ़ा क्या है जनरली अब तक कि जो सिंगल जीन है उससे सिंगल फिनोटाइप वो एक्सप्रेस करता है, सिंगल फिनोटाइप या सिंगल ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वन जीन वन कैरेक्टर या वन फिनोटाइप या वन ट्रेट, तो वन जीन वन कैरेक्टर या वन फिनोटाइप, ठीक, या वन ट्रेट। लेकिन जब यही सिंगल जीन, मेंडल में भी आपने यही देखा था कि वन जीन से वन कैरेक्टर कंट्रोल होता है, और लंबाई का जीन सिर्फ लंबाई को ही रेगुलेट कर रहा है, फ्लावर कलर को तो रेगुलेट नहीं कर रहा है, उसकी वजह से फ्लावर का कलर तो आ नहीं रहा है, तो वन जीन वन कैरेक्टर। लेकिन ऐसे बहुत सारे ट्रेट, बहुत सारे जीन्स होते हैं जो एक से ज्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो
तो मेनी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस। तो जब सिंगल जीन से मेनी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आ जाते हैं तो ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है, प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है, ठीक। और इसी फेनोमेनन को प्लियोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपिज्म कहते हैं या प्लियोट्रॉपी कहा जाता है, ठीक है। अब क्लियर हो गया। अब इसमें होता क्या है ये जरूर ध्यान रखेंगे। प्लियोट्रॉपिक जीन के एग्जाम्पल में सिकल सेल एनीमिया का जीन है, यानी सिकल सेल एनीमिया भी प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। फिर एनसीईआरटी बुक में जिस एग्जाम्पल का जिक्र किया है फिनाइलकीटोनूरिया, वो भी प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। तो सिकल सेल एनीमिया का जीन फिनाइलकीटोनूरिया, फिनाइलकीटोनूरिया एक डिजीज है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो भी प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है। यानी फिनाइलकीटोनूरिया जिस जीन के वजह से होता है वो भी प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है कि जो मेटाबॉलिक पाथवे पर असर करते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे प्रभावित हो जाते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन से। तो प्लियोट्रॉपिक जीन से होता क्या है, मेटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है, मेनी मेटाबॉलिक पाथवेज आर अफेक्टेड, मेटाबॉलिक पाथवेज आर अफेक्टेड, प्रभावित हो जाते हैं इससे। तो इसलिए बहुत सारे फिनोटाइपिक इफेक्ट आने लगता है, ठीक। ये भी एनसीईआरटी बुक यहाँ पर मेंशन करती है। अब यहाँ पर कैसे प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है फिनाइलकीटोनूरिया के जीन, ये ध्यान रखिएगा। फिनाइलकीटोनूरिया का भी आगे जेनेटिक डिसऑर्डर में भी जिक्र किया गया है, वहां हम उसको डिटेल में जिक्र करेंगे। तो अभी ये ध्यान रखिए, नॉर्मली एक जीन होता है फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जीन। तो फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जीन, ये जीन का नाम है, ठीक है। जब ये जीन नॉर्मल रहता है, when normal, when it is normal, यानी डोमिनेंट एलील के रूप में रहता है, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इज प्रोड्यूस, ये एंजाइम का नाम है। तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड, ये एंजाइम बनता है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ, और ये एंजाइम फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। तो फिनाइल एलेनिन भी खुद एक अमीनो एसिड है, इसको ये कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड में। टायरोसिन भी अमीनो एसिड है, फिनाइल एलेनिन भी अमीनो एसिड है, तो एक अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड बन जाता है, ठीक। और ये नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है कि हमारे शरीर में फिनाइल एलेनिन इकट्ठा ना हो, बल्कि वो टायरोसिन में कन्वर्ट होता जाए, और टायरोसिन के तमाम इस्तेमाल है बॉडी में, ठीक है। लेकिन जब म्यूटेशन हो जाता है, जब इस जीन में म्यूटेशन हो जाता है, चेंज हो जाता है इसके बेस पेयर में, तो अब वो एबनॉर्मल हो जाता है, अब वो एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो इस जीन का अगर डोमिनेंट एलील इंसान में मौजूद है, तब तो वो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाएगा, और जब इस जीन का रिसेसिव एलील जब एंजाइम इंसान में मौजूद रहेगा, तो नो प्रोडक्शन ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो इससे क्या होगा, नो प्रोडक्शन ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज शॉर्ट में लिख दिया, नहीं बनेगा। और जब नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनिन क्या हो जाएगा, एक्युमुलेट कर जाएगा, फिनाइल एलेनिन गेट एक्युमुलेटेड, और टायरोसिन नहीं बनेगा शरीर में,
फिनाइलिन इकट्ठा होता जा रहा है, उधर टायरोसिन की कमी होती जा रही है, क्योंकि यही कन्वर्ट होता था इसमें। तो उसके वजह से, यानी इस रिसेसिव एलील के पाए जाने की वजह से, यानी ये जो रिसेसिव एलील है, यानी ये भी तो जीनी है ना, तो इसके वजह से 3 इफेक्ट दिखेगा, 3 फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है वो दिखने लगेगा। मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग कुंद होने लगेगा, तो मेंटल रिटार्डेशन होने लगेगा, मेंटल रिटार्डेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या होने लगेगा, सर से बाल गिरना शुरू हो जाएगा, हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिडक्शन इन हेयर, ये दूसरा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन हो गया, रिडक्शन इन हेयर, क्योंकि फिनाइलएमीन के इकट्ठा होने और टायरोसिन के न बनने से कई सारे मेटाबॉलिक पाथवे प्रभावित हो गए ना भाई, तो इसलिए ऐसा होगा। और तीसरा जो है वो स्किन पिगमेंटेशन, स्किन डार्क होनी शुरू हो जाएगी, स्किन पिगमेंटेशन पर प्रभाव पड़ेगा, स्किन पिगमेंटेशन डार्क हो जाएगी या स्किन लाइट होना शुरू हो जाएगी, कहीं कहीं लाइट कहीं बहुत ज्यादा डार्क, तो ये हो गया स्किन पिगमेंटेशन जो है होने वो प्रभावित हो जाएगा। तो मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर और स्किन पिगमेंटेशन, ये 3 फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन एक ही जीन की वजह से आ रहे हैं, और वो जीन का कौन से फॉर्म की वजह से आ रहा है, रिसेसिव एलील की वजह से आ रहे हैं। कौन से जीन के रिसेसिव एलील की वजह से आ रहा है, फिनाइलएलैनिन हाइड्रोक्सिलेज जो जीन है, एंजाइम बनाने वाला जीन है, उसका रिसेसिव एलील यदि इंसान में मौजूद है तो उसको ये फिनाइलकीटोनुरिया बीमारी होगी। तो फिनाइलकीटोनुरिया बीमारी है, एक तरह से वो ग्रुप ऑफ सिम्टम है, ये लक्षण ही तो दिख रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है फिनाइलकीटोनुरिया, उससे संबंधित जो जीन है, यानी रिसेसिव एलील है, रिसेसिव जीन है, तभी तो बीमारी हो रही है। तो ये 3 फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आ गए, यही है प्लियोट्रॉपी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अब हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन, इस हिस्से से सवाल आते हैं और आसान है पोर्शन, तो अगर ध्यान से आप सुन भी लेंगे तो आसानी से सवाल आपका बन जाएगा। देखिए, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसकी थोड़ी सी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर भी जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जब ये टॉपिक शुरू किया है तो पहले पैराग्राफ में उसने यही समझा है। एनसीईआरटी बुक ने ये बताया है कि आज से बहुत समय पहले, मतलब अगर आज हम आप कह दें कि 2020 चल रहा है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्रोमोसोमल या जेनेटिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कब ये पता चला कि क्रोमोसोम या जीन्स जो है वो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो आज से लगभग आप समझिए कि 100-125 साल पहले ये खोज हुई थी, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हुआ था। तो एनसीईआरटी बुक लिखता है कि आज से बहुत समय पहले ये क्लू मिल चुका था, कुछ इंसेक्ट्स में स्टडी के द्वारा, उसमें साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन किया गया, सेल के अंदर जो घटनाएं घट रही होती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, तो उसको जब ऑब्जर्व किया गया कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, तो पाया गया कि अरे जीन्स या क्रोमोसोम ही जो है ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो याद रखें कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो थ्योरी दी गई है कि जेनेटिक या क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, वो कैसे आई, ये चीज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो यहां पर आप लिख लेंगे जेनेटिक और क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक या क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो जेनेटिक या क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका जो फर्स्ट क्लू था, इसका जो फर्स्ट क्लू मिला था वेल बिफोर टुडे, आज से बहुत पहले इसका पहला क्लू मिला था ड्यूरिंग साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस का ऑब्जर्वेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस
जब होता है तो उसमें सेल को ऑब्जर्व वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया इन सम इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स में जब साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन किया गया उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को जब ऑब्जर्व किया गया, उसके लिए सेल को ऑब्जर्व किया गया, तब जाकर के ये पहली बार क्लू मिला कि जीन्स या क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। और इसमें जो साइंटिस्ट का नाम एनसीईआरटी बुक ने जिक्र किया है, हैनकिंग का नाम जिक्र किया है, 1891 में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया था। तो इसमें ये जो ऑब्जर्वेशन था वो हैनकिंग के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हैनकिंग के द्वारा था 1891 में। और उनका ऑब्जर्वेशन था कि ही ऑब्जर्व दैट some sperms contains the special nuclear structure, मतलब उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था और उसको हम स्पेशल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जब स्पर्म बनते हैं तो कुछ स्पर्म जो है उनमें वो जो स्पेशल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो पाया जाता है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और सम कहने का मतलब 50%, तो जितने भी स्पर्म बने उसमें 50% स्पर्म्स कंटेन द स्पेशल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड सम स्पर्म्स, यानी जो बाकी 50% स्पर्म थे, डू नॉट कंटेन that special nuclear structure, तो हैनकिंग ने स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जब स्पर्म मदर सेल का न्यूक्लियस के स्पर्म मदर सेल यानी साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन किया और साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में न्यूक्लियस के अंदर वो स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने की कोशिश की, तो देखा कि उसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो 50% स्पर्म में तो ट्रांसफर हो जाता है लेकिन 50% स्पर्म में ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक। और उसी को उन्होंने बाद में एक्स बॉडी का नाम दिया। ही क्वाइंड द टर्म एक्स बॉडी फॉर दैट स्पेशल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो ही क्वाइंड द टर्म एक्स बॉडी फॉर दैट स्पेशल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ही क्वाइंड द टर्म एक्स बॉडी फॉर दैट स्पेशल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। बाद में फिर उसी को एक्स क्रोमोसोम कहा गया। लेटर ऑन दिस वाज कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम बाय साइंटिस्ट। तो लेटर ऑन इट वाज कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम। लेटर ऑन इट वाज कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम। तो बाद में ही इसको एक्स क्रोमोसोम कहा गया। तो कुछ इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान इन्होंने पाया कि 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होता है, 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो अब हम लोग जेनेटिक या क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन को डिस्कस करेंगे। अब एनसीईआरटी बुक में यहां 3 मैकेनिज्म समझाया है फॉर सेक्स डिटरमिनेशन। और ये सभी के सभी तीनों ही जो है वो क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन या जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन के ही टाइप है। एक है X0 मैकेनिज्म या सिस्टम, दूसरा है XY सिस्टम ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन या मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, और तीसरा है ZZ सिस्टम और मैकेनिज्म। तो ZW एंड ZZ सिस्टम ऑफ ZZ सिस्टम या मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। देखिए आपको बता दें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, खासकर जब हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं तो यहां मैमल है, बर्ड है, इंसेक्ट है,
इस तरह के ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जहां पर क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो ऑर्गेनिज्म में कि हर सेल में, सेल के न्यूक्लियस में, ऑर्गेनिज्म में सेल होगी, सेल में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करने में मदद करते हैं, हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो इसलिए इनको सेक्स क्रोमोसोम कहा गया, क्योंकि ये सेक्स को डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। और ऑटोसोम्स जो है बाकी के क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहा जाता है, और सेक्स क्रोमोसोम को ही एलोसोम भी कहते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो ऑलोसोम्स और एलोसोम्स एंड ऑटोसोम्स दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसमें से 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं, और जो 23rd पेयर होता है, मतलब जो लास्ट पेयर होता है, वो एलोसोम होता है, एलोसोम होता है, वो एलोसोम होता है, ठीक है। अब यहां पर मेल और फीमेल, यहां पर सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम का बताया गया है, किसका बताया गया है, सेक्स क्रोमोसोम यहां पर दिखाया गया है, यानी यहां पर सिर्फ एलोसोम दिखाया गया है। अब ऑटोसोम क्योंकि पेयर में, तो इसको हम शॉर्ट में 2a प्लस, ये ऑटोसोम हो गया 2a, a मतलब ऑटोसोम, और हर ऑटोसोम की दो कॉपीज हैं, तो बिना पेयर बोलेंगे, तो सिंबॉलिक रूप से 2a। और सेक्स क्रोमोसोम आपको मालूम है, जब मेल ह्यूमन है तो उसमें XY सेक्स क्रोमोसोम होता है, और अगर फीमेल ह्यूमन है तो उसमें क्या होता है, मेल ह्यूमन में XY होता है, और फीमेल ह्यूमन अगर होगी तो XX सेक्स क्रोमोसोम होगा, XX सेक्स क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ पर अगर XY लिखेंगे तो ये हो गया ह्यूमन मेल, और अगर हम 2a प्लस XX लिखते हैं तो ये हो गया ह्यूमन फीमेल। तो यहाँ पर सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम को दिखाया गया XX XY, XX XY, ऑटोसोम्स नहीं दिखाया गया है इसमें। ऑटोसोम अंडरस्टूड है, आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर एक सिस्टम होता है जिसमें फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट होता है वो XX होता है, और मेल का क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट जो है XO होता है। एक ही X होता है, दूसरा X नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम ग्रास हॉपर में पाया जाता है, ग्रास हॉपर में पाया जाता है, यानी सम इंसेक्ट्स में पाया जाता है, सम इंसेक्ट्स। और जब XX या XO सिस्टम पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है मेल में एक ही X है और फीमेल में 2 X है, जबकि दोनों में ही ऑटोसोम्स बराबर हैं। ऑटोसोम्स का नंबर मेल फीमेल में बराबर रहता है, तो इसमें ऑटोसोम उतना ही रहेगा जितना इसमें ऑटोसोम रहेगा। तो आप देखें कि ये जो ग्रास हॉपर जैसे कुछ इंसेक्ट्स होंगे, इसमें क्या सिस्टम होगा, यानी कहने का मतलब इसमें जो फीमेल होगी 2a प्लस XX वाली होगी, फीमेल होगी, और इसमें जो मेल होगा वो क्या होगा 2a प्लस X, ये हो गया, जीरो मतलब कुछ नहीं। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल में कम है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और फीमेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा है। ऑटोसोम तो बराबर है, इसमें एक ही X है, इसमें 2 X है। तो इस केस में आपने क्या ऑब्जर्वेशन देखा, इस सिस्टम में क्या ऑब्जर्वेशन देखा, इसमें देखा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फीमेल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेल्स, यानी मेल ग्रासहॉपर में एक क्रोमोसोम कम होता है फीमेल ग्रासहॉपर के तुलना में, और वो कौन सा कम होता है, X में एक की कमी रखती है। तो XX सिस्टम जो कुछ इंसेक्ट में पाया जाता है जैसे ग्रासहॉपर में, तो उसमें फीमेल और मेल में क्रोमोसोम नंबर बराबर नहीं रहता, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऐसा ही केस कॉकरोच में मिलता है, ऐसा ही केस कॉकरोच में भी मिलता है कि मेल में क्रोमोसोम कम रहता है, फीमेल में क्रोमोसोम ज्यादा रहता है, जैसे ग्रासहॉपर में, ठीक। और इनमें जब एग बनेगा और स्पर्म बनेगा तो क्या केस रहेगा, देख लीजिए।
तो अब आपको समझ में आ गया। जब फीमेल है, ये जब एग बनाएगी, देखिए, तो एग बनाते समय मियोसिस होता है, गैमेट बनते समय। तो इससे जब एग बनेगा तो दो तरह का एग बनेगा। एक, दो ऑटोसोम में से एक ऑटोसोम हैप्लॉइड जाएगा और इस दो में से एक एक्स जाएगा। ये एक एग बन गया और ऐसे ही दूसरा एग। तो जितने भी एग बनेंगे, यानी ओवा बनेंगे या एग बनेंगे, सब में एक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो सब में एक्स क्रोमोसोम होगा। लेकिन जब मेल स्पर्म बनाएगा तो जितने भी स्पर्म बनेंगे उसमें आप कह सकते हैं कि 100%, जो 100% ओवा है, सब में एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा। ठीक है, ऑटोसोम्स तो होगा ही, हम बात एक्स क्रोमोसोम कर रहे हैं, तो पाया जाएगा। और जो मेल क्रॉसओवर होगा तो उसमें कुछ स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम जाएगा, A+X, और कुछ स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा, तो उसको 0 लिख दिए। तो 50% स्पर्म जो होंगे उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा और 50% स्पर्म में नो एक्स क्रोमोसोम, नो एक्स क्रोमोसोम। ठीक, नो एक्स क्रोमोसोम। तो आप देखेंगे कि XX X0 सिस्टम वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मेल्स दो तरह के स्पर्म बनाते हैं, दो तरह के गैमेट बनाते हैं। तो इसको बोला जाता है मेल हेट्रोगैमेटी। क्या बोलते हैं इसको? मेल हेट्रोगैमेटी। तो इसी को कहा जाता है मेल हेट्रोगैमेटी, यानी मेल जो है वो दो तरह के गैमेट बना रहे हैं और फीमेल जो है वो सारे ओवा, फीमेल जो गैमेट बना रही है सब एक ही तरह का ओवा बना रही है। तो फीमेल होमोगैमेटी है और मेल हेट्रोगैमेटी है। समझ में? फीमेल इज प्रोड्यूसिंग सिमिलर टाइप ऑफ ओवा। जहां तक क्रोमोसोम के संख्या की बात है, मतलब क्रोमोसोम के आप कह सकते हैं टाइप की बात है, एक्स, सभी में एक्स क्रोमोसोम है। ठीक, लेकिन स्पर्म में कुछ में एक्स है, कुछ में नहीं है। तो मेल हेट्रोगैमेटी ग्रासहॉपर क्या हो गया? मेल हेट्रोगैमेटी दिखाता है और फीमेल होमोगैमेटी दिखाती है। फीमेल एक तरह का गैमेट बनाती है, मेल दो तरह के गैमेट बनाते हैं। ठीक, और जब ये वाला स्पर्म फीमेल के ओवा से फ्यूज करेगा, अब देखो ये A+X जो है ये स्पर्म है, ये आया और ओवा से फ्यूज किया। ओवा तो हमेशा A+X ही होगा। तो जब ये वाला स्पर्म फ्यूज करेगा ओवा से तो 2A+XX, यानी फीमेल ग्रासहॉपर बनेगी। क्या बनेगी? फीमेल ग्रासहॉपर बनेगी। लेकिन यदि ये वाला स्पर्म ओवा से फ्यूज किया, A+X ओवा है, ये वाला स्पर्म जब ओवा से फ्यूज किया तो 2A+XO जाइगोट बनाया। ये इंसेक्ट क्या हो जाएगा? ये मेल हो जाएगा। तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। तो मेल इंसेक्ट बनेगा कि फीमेल इंसेक्ट बनेगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? फीमेल ग्रासहॉपर की मेल ग्रासहॉपर? मेल ग्रासहॉपर, क्योंकि वो दो तरह का स्पर्म बना रहा है, A+X और A+0। और फीमेल तो एक ही तरह का ओवा बना रही है, A+X। तो जब A+0 स्पर्म A+X ओवा से फ्यूज करेगा तो 2A+XO इंसेक्ट बनेगा, वो मेल होगा। और जब A+X स्पर्म A+X ओवा से फ्यूज करेगा तो 2A+XX इंसेक्ट बनेगा, वो फीमेल इंसेक्ट होगी। तो ये हो गया XX X0 सिस्टम जो ग्रासहॉपर या सम इंसेक्ट में देखा जाता है, वो कैसे काम करता है और किसमें क्रोमोसोम नंबर ज्यादा होता है। मेल ग्रासहॉपर में देख रहा हो एक क्रोमोसोम कम होगा फीमेल ग्रासहॉपर के तुलना में। अब देखिए XX XY सिस्टम, इसमें जो फीमेल होगी उसमें 2 X क्रोमोसोम होंगे और जो मेल होगा उसमें एक X और एक Y क्रोमोसोम होगा। इसके पहले आपने जब XX X0 सिस्टम पढ़ा तो उसमें आपने देखा कि ये सम इंसेक्ट्स में पाया जाता है। और कौन सा इंसेक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था? ग्रासहॉपर, कॉकरोच। ठीक है, ये ग्रासहॉपर हमने लिख दिया। अब ये जो सिस्टम पाया जाता है, मतलब XX XY सिस्टम, ये पाया जाता है ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में, फ्रूट फ्लाई में, ड्रोसोफिला में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें वही होता है कि जो फीमेल होगी उसमें क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट ऑटोसोम के अलावा 2 X क्रोमोसोम होंगे और जो मेल होगा
उसमें ऑटोसोम के अलावा एक एक्स और एक वाई, दो सेक्स क्रोमोसोम होंगे। फीमेल जो ओवा बनाएगी मियोसिस से, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो 2 ए में से 1 ए आ जाएगा आधा, और 2 एक्स में से 1 एक्स आ जाएगा। तो ये एग या ओवा बन गया फीमेल का, फीमेल गैमेट बन गया। और मेल जो स्पर्म बनाएंगे वो 2 तरह के स्पर्म बनाएंगे, एक में A प्लस एक्स आ जाएगा स्पर्म, और एक में क्या आ जाएगा A प्लस वाई आ जाएगा। ठीक, तो ह्यूमन में भी सेक्स डिटर्मिनेशन और ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है वो समझ में आ रहा है। खासकर ये ह्यूमन को हम यहाँ रेफरेंस में लेके एग्जांपल समझा रहे हैं। ड्रोसोफिला में जीनिक बैलेंस थ्योरी के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ऑटोसोम्स और एलोसोम्स में किसका पलड़ा भारी है उसके आधार पर डिटर्मिनेशन होता है, भले ही उसमें XXXY सिस्टम पाया जाता है। तो ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ डिफरेंट होता है, बट मेनली हम यहाँ जो आपको समझा रहे हैं वो ह्यूमन का समझा रहे हैं। तो XXXY सिस्टम होता जरूर है ड्रोसोफिला में, बट इसका सेक्स डिटर्मिनेशन का जो तरीका है वो कुछ अलग है, उसको जीनिक बैलेंस थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, पहले पढ़ाया जाता था। अच्छा, अब जब ये स्पर्म हो गए तो 2 तरह के स्पर्म्स, यानी मेल जो है वो 2 तरह के गैमीट बना रहे हैं। जैसे यहाँ भी मेल 2 तरह के गैमीट बनाते थे, तो यहाँ भी बोलेंगे मेल हेट्रोगैमेटी। क्या बोलेंगे यहाँ पर? मेल हेट्रोगैमेटी। तो मेल हेट्रोगैमेटी यहाँ आपको दिख रहा है, मेल 2 तरह के गैमीट बना रहा है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, और फीमेल होमोगैमेटी दिख रही है, फीमेल होमोगैमस है, एक ही तरह का गैमीट बना रही है। अब जब ये स्पर्म इस ओवा को फ्यूज करेगा तो 2A प्लस XX यानी फीमेल इंडिविजुअल बनेगी, और जब ये वाला स्पर्म इस ओवा को फ्यूज के साथ फ्यूजन दिखाएगा तो 2A प्लस XY बनेगा, यानी ये मेल इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, उसके लिए फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फीमेल तो हमेशा A प्लस X एक ही तरह का ओवम बनाएगी, लेकिन मेल जो है वही रिस्पॉन्सिबल है 2 तरह का स्पर्म बनाने के लिए। तो अगर मेल में ये स्पर्म नहीं बनेगा, कम बनेगा किस भी वजह से या डिफेक्टिव बनेगा, तो कभी भी मेल चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। जबकि एनसीईआरटी बुक लिखती है कि समाज जो है वो फीमेल को हमेशा एक ताड़ना देता है कि तुम लड़का पैदा नहीं कर पाती हो, केवल लड़की ही पैदा कर रही हो। जबकि क्योंकि बच्चा तो उसके वोम्ब से निकल रहा है, तो लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म अगर नहीं समझ में आता है तो लोग यही सीधा ब्लेम करेंगे कि फीमेल के बॉडी से बच्चा निकल रहा है तो वही मेल बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। लेकिन उसके लिए मेल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसका जब ये वाला स्पर्म जाएगा, ओवम से फ्यूज होगा, तभी मेल बच्चा पैदा होगा। अगर ये वाला स्पर्म जाएगा, इस ओवम से फ्यूज होगा, तभी फीमेल बच्चा पैदा होगा। तो मेल रिस्पॉन्सिबल होता है लड़का होगा या लड़की, फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि मेल में 50% स्पर्म जो है वो उसमें X सेक्स क्रोमोसोम होता है, और 50% जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें Y सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो इस तरीके से आपको समझा दिया गया है कि मेल और फीमेल जो बनते हैं ह्यूमन बीइंग में, उसके लिए पिता जिम्मेदार होता है, माता जिम्मेदार नहीं होती है। तो ये हो गया XXXY सिस्टम, और ह्यूमन बीइंग में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो हमने आपको समझा दिया है। अगर आप क्रोमोसोम नंबर से देखना चाहें तो ये उसको आप 44 लिख देंगे, और ये 2X क्रोमोसोम है, इसको भी 44 लिख देंगे, 2X क्रोमोसोम है, तो टोटल 46 होता है। तो 44, 45, 46, 44, 45, 46, और यहाँ पर आ जाएगा 44 का आधा 22 और 1X, यहाँ पर आ जाएगा 22 और 1X, 22 प्लस 1Y, और फिर से जब ये 22 मिलेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा 44, और 1X इधर से आया, 1X इधर से आया, 2X हो गया, फिर से 46 हो गया। तो आप देखेंगे कि XXXY सिस्टम में मेल हो या फीमेल, दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं। 46 इसमें भी, 46 इसमें भी। देख लो, ऑटोसोम जितने फीमेल में है, ऑटोसोम उतने ही मेल में है। सेक्स क्रोमोसोम जितने फीमेल में है, सेक्स क्रोमोसोम उतने ही मेल में है। बस अंतर क्या है कि मेल में 2 सेक्स क्रोमोसोम हो जाते हैं, एक X और एक Y। Y जो होता है वो शॉर्ट सेक्स क्रोमोसोम होता है, शॉर्ट सेक्स क्रोमोसोम होता है X की तुलना में। शॉर्ट सेक्स क्रोमोसोम एज कंपेयर्ड टू X क्रोमोसोम। तो पूछा जाएगा कि कौन बड़ा होता है, X क्रोमोसोम बड़ा होता है कि Y क्रोमोसोम बड़ा होता है, तो बोलेंगे X क्रोमोसोम बड़ा होता है। ठीक है, और जैसे कि ऊपर वाले सिस्टम XX नल मतलब 0 में, मेल में देखो एक क्रोमोसोम कम है, फीमेल में क्रोमोसोम ज्यादा है। जबकि XXXY सिस्टम में क्रोमोसोम नंबर इन मेल एंड फीमेल दोनों में सेम होता है। तो याद रखेंगे कि ये वाला जो सिस्टम है
इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन फीमेल एंड मेल आर सेम। इसमें क्रोमोसोम नंबर का डिफरेंस नहीं होता है। ये बात क्लियर होगी। अब इसके बाद आते हैं थर्ड वाला सिस्टम, ZWZZ सिस्टम। ये बर्ड्स में देखा जाता है, चिकन में, कॉक्स में देखा जाता है। तो बर्ड में सिस्टम देखा जाता है। इसमें ध्यान रखेंगे ZW फीमेल में पाया जाता है सेक्स क्रोमोसोम और ZZ मेल में पाया जाता है सेक्स क्रोमोसोम। तो जो फीमेल का क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट होगा वो 2A ZW होगा, ये फीमेल होगी, और मेल का जो क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट होगा ऑटोसोम है तो 2A प्लस ZZ होगा। अब फीमेल जो है, देखो यहाँ फीमेल दो तरह का ओवम बना रही है, फीमेल दो तरह का एग बना रही है। एक में A प्लस Z क्रोमोसोम जा रहा है और एक में A प्लस W क्रोमोसोम जा रहा है, यानी W क्रोमोसोम जा रहा है, इसमें Z क्रोमोसोम जा रहा है। और मेल जो है वो सिर्फ एक ही तरह का स्पर्म बना रहा है, A प्लस Z स्पर्म बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो ओवा या एग बन रहा है वो दो तरह का बन रहा है बर्ड्स के केस में। तो पहले तो लिख लो कि ये वाला सिस्टम जो है वो बर्ड्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बर्ड्स में पाया जाता है। और इस सिस्टम में चाहे मेल हो या फीमेल, इनमें भी क्रोमोसोम नंबर बराबर है। दो सेक्स क्रोमोसोम यहाँ भी, दो सेक्स क्रोमोसोम यहाँ भी, ऑटोसोम जितना यहाँ है ऑटोसोम मेल में भी और फीमेल में, दोनों में बराबर। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं कि इस सिस्टम में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फीमेल एंड मेल आर सेम। केवल यही सिस्टम होता है जिसमें फीमेल में क्रोमोसोम नंबर ज्यादा है, मेल में क्रोमोसोम नंबर कम होता है। टोटल क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं। अब जब ये वाला एग जब इस वाले स्पर्म से फ्यूज होगा तो 2A प्लस ZZ यानी मेल बर्ड बनेगा। और जब ये वाला ओवम इस वाले स्पर्म से फ्यूज होगा, स्पर्म तो एक ही तरह का बन रहा है, तो 2A प्लस ZW इंडिविजुअल बनेगा, यानी ये फीमेल होगी। तो इसका मतलब कि बर्ड में मेल और फीमेल बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? फीमेल जिम्मेदार है, क्योंकि इसी के पास दो अलग अलग तरह के सेक्स क्रोमोसोम है। मेल के पास तो दोनों सेक्स क्रोमोसोम क्या है? सेम है। तो यहाँ पर मेल हेटेरोगैमेटी नहीं दिख रही है, यहाँ पर क्या दिख रही है? फीमेल हेटेरोगैमेटी दिख रही है। तो यहाँ पर आपको फीमेल हेटेरोगैमेटी दिख रही है। तो फीमेल हेटेरोगैमेटी दिख रही है, यहाँ मेल होमोगैमेटी दिख रही है। मेल एक ही तरह का गैमेट बना रहा है, एक ही तरह का स्पर्म बना रहा है। तो इस तरीके से हमने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रासहॉपर, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स समझा दिया है। कुछ इंसेक्ट में XXX0 सिस्टम होता है, ड्रोसोफिला भी इंसेक्ट है, तो कुछ इंसेक्ट और ह्यूमन में XXXY सिस्टम होता है। ठीक है, तो इंसेक्ट में दो तरह के आप सिस्टम देखते हैं, XXX0 और XXXY। ड्रोसोफिला भी तो इंसेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन का जो तीन मैकेनिज्म एनसीईआरटी बुक में समझाया है, XXXO सिस्टम के द्वारा, XXXY सिस्टम के द्वारा और ZWZZ सिस्टम के द्वारा। क्लियर? हनी भी एक स्पेशल केस है जिसमें हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम पाया जाता है। तो हनी बी में हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम पाया जाता है और उसमें कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है, आइए उसको समझते हैं। तो आइए हनी बी में जो हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम पाया जाता है उसको समझते हैं। हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, यहां पर क्रोमोसोमल बेसिस नहीं होता है, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म नहीं होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का कि चलो मेल हनी बी में XY होगा या फीमेल हनी बी में XX होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहां सेक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है हनी बी में। तो यहां पर ऐसे समझिए कि हनी बी की जो कॉलोनी होती है उसमें तीन तरह के इंडिविजुअल पाए जाते हैं, क्वीन, वर्कर और ड्रोन्स। किसी भी कॉलोनी में एक ही क्वीन होते हैं और लगभग 10,000, एक कॉलोनी की बात कर रहे हैं, वन हनी बी कॉलोनी की बात कर रहे हैं, 10,000 वर्कर्स होते हैं और ड्रोन्स की संख्या जो है वो 200 के आसपास होती है। नंबर की बात करते हैं। ड्रोन्स जो होते हैं वो मेल्स को कहा जाता है, ये मेल्स होते हैं, ये मेल्स होते हैं, और जो क्वींस और वर्कर्स होती हैं ये फीमेल होती है। और क्वीन जो है वो फर्टाइल होती है, यही अंडे देती है, ले एग्स, जबकि वर्कर जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, ये अंडे नहीं दे सकते। ठीक है, और याद रखेंगे कि
कि जो क्वीन होती हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, वर्कर भी डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन ड्रोन्स हैप्लॉयड होते हैं। तो क्वींस जो होते हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, वर्कर्स भी डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन ड्रोन्स क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। तो क्वीन में क्रोमोसोम नंबर 32 होता है, वर्कर में भी क्रोमोसोम नंबर 32 होता है, लेकिन ड्रोन्स हैप्लॉयड होते हैं, इनमें क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्वीन और वर्कर जो है वो डिप्लॉयड हैं और ड्रोन्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। यानी हनी बी कॉलोनी में जो भी हैप्लॉयड इंडिविजुअल होगा वो मेल होगा और जो भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल होगा वो फीमेल होगा। ठीक है, यानी जो भी फीमेल होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं और जो भी मेल होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। ये एक मोटे तौर पर निकल के सामने आ गए। ठीक है, तो अब आइए इनमें देखिए कैसे सेक्स का डिटरमिनेशन होता है। तो यहाँ पर मेटिंग जो होती है मेल और क्वीन के बीच में होती है। वर्कर तो अंडे देती नहीं, तो ड्रोन और वर्कर के बीच में मेटिंग नहीं होती। इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप ही नहीं करते हैं, वर्कर्स में रिड्यूस हो जाते हैं, रूडिमेंट्री हो जाते हैं। तो मेल वर्कर के साथ मेट नहीं करता, मेल क्वीन के साथ मेट करता है। तो आप देखें क्वीन, ठीक है, और ये मान लीजिए ड्रोन। ठीक, क्वीन में क्रोमोसोम नंबर है 2n=32, ड्रोन में क्रोमोसोम नंबर है n=16। यानी यहाँ क्रोमोसोम अनपेयर्ड है, यहाँ क्रोमोसोम पेयर्ड है। 2n मतलब हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, n मतलब हर क्रोमोसोम की 1 कॉपी है। क्वीन जो है वो फीमेल है और ड्रोन जो है वो मेल है। इनमें जब मियोसिस होगा, तो जाहिर सी बात है एग या ओवा बनेगा और वो n=16 क्रोमोसोम चला जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। और इसी में और ड्रोन जब स्पर्म बनाता है तो हैप्लॉयड सेल में कभी मियोसिस नहीं होता, हैप्लॉयड सेल में हमेशा माइटोसिस होता है। तो ये माइटोसिस से स्पर्म बनाएगा। तो माइटोसिस से जो स्पर्म बनाएगा उसमें भी क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, 16, क्योंकि माइटोसिस में पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर हो गया। तो ड्रोन माइटोसिस से स्पर्म बनाएगा, क्वीन मियोसिस से एग बनाएगी। इसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम होता है इसलिए मियोसिस दिखाएगी, इसमें हैप्लॉयड क्रोमोसोम होता है इसलिए माइटोसिस दिखाएगा। गैमीट बन गया। कुछ ओवा जो है, some ova develop into embryo parthenogenetically, मतलब बिना स्पर्म के फ्यूजन से। some ova develops into embryo parthenogenetically, इसका स्पर्म से फ्यूजन नहीं होता है। तो कुछ ओवा जो है, जितने ओवा बनेंगे उसमें से ज्यादा नहीं, केवल कुछ ही ओवा जो है वो डेवलप कर जाते हैं एम्ब्रियो में और आगे चल करके इन्हीं से ड्रोन्स बनते हैं। तो जिन ओवा का फ्यूजन नहीं होता है स्पर्म से तो उसमें क्रोमोसोम नंबर भी तो नहीं रह जाता है। तो ड्रोन्स जो है वो बिना स्पर्म के मदद से बनते हैं। यानी ड्रोन्स के बनने में कोई स्पर्म हिस्सा नहीं लेता। तो यानी ड्रोन्स और स्पर्म आता है फादर से और इस ड्रोन तो के बनने में कोई स्पर्म तो हिस्सा नहीं लिया, तो ड्रोन का कोई फादर नहीं होता है। नो फादर ऑफ ड्रोन। लेकिन ड्रोन को जो ओवा मिला है ना, वो ओवा मिला है फीमेल से। और ये फीमेल जो है, ध्यान रखना, इसका तो कोई फादर होगा नहीं, क्योंकि किसी स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होगा तो n2n जब होगा तो तभी ना 16 क्रोमोसोम आएगा, 32 क्रोमोसोम आएगा। तो क्वीन का फादर ड्रोन का क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर। तो याद रखिए कि नो फादर ऑफ ड्रोन बट ग्रैंडफादर इज प्रेजेंट। लेकिन ग्रैंडफादर होता है, ग्रैंडफादर मतलब इसका नाना, क्वीन का बाप, इसका क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर, उसी को नाना बोलेंगे। ठीक, अच्छा। लेकिन कुछ जो ओवा होंगे, यानी मोस्ट ऑफ द ओवा, सब ओवा की बात नहीं कर रहे, मोस्ट ओवा का स्पर्म के साथ फ्यूजन होगा। तो ओवा और स्पर्म जब फ्यूज करेंगे तो इससे फीमेल बनेगी और उसमें 2n=32 क्रोमोसोम आ जाएगा, 16 स्पर्म से और 16 ओवा से। और इसी फीमेल में से एक फीमेल किसमें चेंज हो जाएगी, क्वीन में, और जो फीमेल स्टेराइल हो जाएगी उसको वर्कर जैसा काम करना पड़ेगा, और एक फर्टाइल रहेगी तो वो क्वीन रहेगी। रॉयल जेली, शाही भोजन, नेचर ऑफ हॉर्फ, कुछ ये क्वीन जो होती है जिसको क्वीन में कन्वर्ट होना रहता है, वो ऐसे फेरोमोन्स निकालती है कि बाकी सारी फीमेल जो है वो स्टेराइल हो जाए। तो क्वीन खुद ही बाकी वर्कर्स को स्टेराइल कर देती है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो क्वीन में 2n=32 और वर्कर
टर्म -2 यानी ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से बनते हैं। मोस्ट ऑफ स्पर्म के साथ क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। और ड्रोन जो होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, तो ड्रोन बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। और चूंकि ड्रोन अपना स्पर्म जब देंगे, ड्रोन अपना स्पर्म देंगे तो उससे फीमेल ही बनेगी। देखो ड्रोन के स्पर्म से कभी भी मेल नहीं बन सकता। ड्रोन का स्पर्म जब ओवम से फ्यूज करेगा तो हमेशा क्या बन रही है, फीमेल। तो ड्रोन्स के डॉटर होते हैं लेकिन सन नहीं। ड्रोन्स हैव डॉटर बट नो सन। देखो सन मतलब कि अपना स्पर्म जब दे ओवम के साथ फ्यूज हो तभी ना सन बनेगा। तो इसका स्पर्म जब ओवम से फ्यूज होता है तभी साथ फीमेल बनती है। और इस फीमेल यानी अगर फीमेल है तो ये फीमेल का दूसरे ड्रोन के स्पर्म के साथ जब फ्यूजन हो जाता है तो फिर फीमेल बनेगी, यानी इसकी ग्रैंड डॉटर बन सकती है। हैव डॉटर बट नो सन, बट इसका ग्रैंड, तो इसको चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। और इनके ग्रैंड सन जो है हो सकते हैं। अब इस क्वीन का ओवम जब बनेगा और बिना फर्टिलाइजेशन के वो जब मेल में चेंज होगा तो इसका बच्चा इस ड्रोन का क्या हो गया, ग्रैंडसन हो गया। तो दे हैव डॉटर बट नो सन एंड हैव ग्रैंडसन, और इनके ग्रैंडसन हो सकते हैं, ग्रैंडसन। आई बात समझ में? तो यही चीज एनसीईआरटी बुक ने सेक्स डिटरमिनेशन में समझाया है। तो एक बार फिर आप ध्यान से देखिए, ये जो ड्रोन होते हैं ना, इनके बनने में केवल ओवम हिस्सा लेता है। ये पार्थिनोजेनेटिकली बनते हैं, मतलब जब ड्रोन बनता है तो इसके बनने में सिर्फ ओवम हिस्सा लेता है। तो ड्रोन की मदर होती है लेकिन ड्रोन का फादर नहीं होता। तो फादर जब नहीं होता लेकिन ड्रोन की मदर होती है, लेकिन इस मदर का तो फादर होता है ना, क्योंकि मदर फीमेल का कोई बाप तो जरूर होगा। तो ड्रोन के मदर का जो फादर होगा वो ड्रोन का क्या हो गया, ग्रैंड फादर हो गया। तो ड्रोन के फादर नहीं होते लेकिन ड्रोन के ग्रैंड फादर होते हैं, ठीक। और जो ड्रोन अपना स्पर्म देगा उससे फीमेल बनेगी, तो ड्रोन की बेटी तो होगी, ड्रोन के डॉटर्स तो होंगी, लेकिन ड्रोन का सन नहीं होता, क्योंकि सन हमेशा बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। तो ड्रोन का कभी सन नहीं होगा। लेकिन जो ड्रोन की बेटी होगी उस बेटे से तो बेटा फिर होगा ना, क्वीन से फिर मतलब इसका जो एग होगा बिना फर्टिलाइजेशन के ड्रोन देगा ना, जैसे ये बना है। तो ड्रोन का सन नहीं होगा लेकिन ड्रोन का ग्रैंड सन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो हनी बी में हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटरमिनेशन है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग म्यूटेशन की बात करेंगे। तो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन जो है वो डीएनए के सीक्वेंस में अल्टरेशन होता है, चेंज होता है, जिसके वजह से जीनोटाइप भी बदल जाता है और फिनोटाइप भी बदल जाता है। जैसे कोई डोमिनेंट एलील है, वो किसी डीएनए का पार्ट है और उसमें यदि कोई चेंज हो गया तो उससे रिसेसिव एलील बन गई, वो भी तो डीएनए का पार्ट ही है। तो म्यूटेशन की बात करेंगे तो म्यूटेशन क्या होता है? इट इज प्रोसेस ऑफ ऑल्टरेशन इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ठीक है। और या आप जीन भी बोल सकते हैं। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, या जीन भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो जब किसी जीन में अल्टरेशन होता है, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन के लिए केमिकल एजेंट रिस्पांसिबल होते हैं या फिजिकल एजेंट रिस्पांसिबल होते हैं। फिजिकल एजेंट रिस्पांसिबल होते हैं या केमिकल एजेंट रिस्पांसिबल होते हैं। यानी म्यूटेशन की वजह कोई केमिकल हो सकती है या कोई रेडिएशन हो सकती है, रेज जब होगी तो फिजिकल एजेंट बोलेंगे। कोई केमिकल होगा जैसे मस्टर्ड गैस है या और भी दूसरी केमिकल्स है तो वो केमिकल एजेंट हो गया। तो जो भी एजेंट म्यूटेशन कॉज करता है उसको म्यूटाजेन कहते हैं। एजेंट कॉजिंग म्यूटेशन उनको कहा जाता है म्यूटाजेन। अल्ट्रावायलेट रेज जो है, रेडिएशन, ये एक म्यूटाजेन है। ये डीएनए के सीक्वेंस में चेंज कर देता है, तो ये इट इज एग्जांपल ऑफ म्यूटाजेन, ठीक। तो मान लीजिए कोई अल्ट्रावायलेट रेज पड़ी इस जीन पर, इस जीन 1 पर, तो इस जीन में, इस जीन डीएनए का सेगमेंट में कुछ चेंज आ गया। तो अब ये जीन पहले से कुछ बदल गया जिसको हम डॉट कर दिए। तो अब ये जो है अल्टर्ड जीन हो गया, अल्टर्ड जीन 1। तो जो ओरिजिनल जीन 1 था उसको हम अब डोमिनेंट एलील मान लेंगे। अब म्यूटेशन के वजह से जब ये अल्टर्ड हो गया तो उसको हम रिसेसिव मान लेंगे। ज्यादातर यही होता है
क्योंकि इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं, दोनों जब साथ साथ पाए जाते हैं तो इसी का इफेक्ट आता है, इसका इफेक्ट नहीं आता। तो उसमें से एक डोमिनेंट दलील हो गया, एक रिसेसिव दलील हो गया। तो आपको समझ में आया कि डीएनए के सीक्वेंस में जब चेंजिंग आती है तो जीन का नेचर भी बदल जाता है और उससे उसका फिनोटाइपिक इफेक्ट भी बदल जाता है। पहले मान लो इसको हम कैपिटल ए कहते थे, अब इसको हम क्या कहने पड़ेंगे, स्मॉल ए। तो पहले जीनोटाइप में कैपिटल ए आएगा, तो अब जब म्यूटेशन हो जाएगी तो जीनोटाइप में कैपिटल ए की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल ए लिखना पड़ेगा। तो अल्टरेशन जब होगा डीएनए के सीक्वेंस में तो उससे जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों बदल जाएगा। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इज चेंज्ड। पहले केवल टॉल प्लांट होते थे कैपिटल ए की वजह से, लेकिन जब इसमें अल्टरेशन हुआ, जब ये स्मॉल ए एलील में कन्वर्ट हो गया तो अब ड्वार्फ प्लांट बनने लगे। तो वही एनसीईआरटी बुक लिखती है कि म्यूटेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट रिजल्ट्स इन चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। और म्यूटेशन एक सडन प्रोसेस है, अचानक से होता है, ठीक है। और इसको कराने वाले एजेंट को म्यूटाजेन कहा जाता है। एजेंट कॉजिंग म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटाजेन। उसमें केमिकल एजेंट भी हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट भी हो सकते हैं। फिजिकल एजेंट का एग्जांपल है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये फिजिकल एजेंट का एग्जांपल है। अच्छा, म्यूटेशन में कई बार क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि क्रोमोसोम में कोई पोर्शन है ये, या कुछ जीन्स होते हैं, पोर्शन कह लो या जीन कह लो या एक जीन कह लो या एक से ज्यादा जीन्स क्या हो सकते हैं, इसमें से निकल जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं डिलीशन, ठीक है। या कई बार क्या होता है कि कुछ जीन आकर के इसमें जुड़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एडिशन। क्या बोलते हैं, एडिशन या इंसर्शन। इंसर्शन। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन आ जाता है। जब डिलीशन होगा तो क्रोमोसोम की साइज छोटी हो जाएगी, जब एडिशन होगा तो क्रोमोसोम की साइज बड़ी हो जाएगी। इसी को क्रोमोसोमल एबरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमोसोमल एबरेशंस। तो आप यहाँ पर ये मेंशन कर लेंगे कि डिलीशन और एडिशन से क्या होता है, क्रोमोसोमल एबरेशंस होते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशंस होते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम्स, इसी को बोला जाता है क्रोमोसोमल एबरेशन। स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। तो जब किसी क्रोमोसोम में स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो उसको क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं। वो कैसे हो सकता है, या तो किसी जीन के इंसर्ट होने से क्रोमोसोम की लंबाई बढ़ जाएगी तो एडिशन या इंसर्शन हो गया, या किसी जीन के वजह से क्रोमोसोम, जीन के निकलने की वजह से क्रोमोसोम की लंबाई छोटी हो जाएगी, क्रोमोसोम छोटा हो जाएगा, निकलने को बोलते हैं डिलीशन, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि पूरे डीएनए मॉलिक्यूल में सिर्फ एक बेस, सिंगल बेस म्यूटेशन होता है, सिंगल बेस चेंज होता है बस। बाकी सारा बेस, व्हेन ओनली सिंगल बेस जब चेंज होगा और उससे जो प्रॉपर्टी बदलेगी तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। तो सिंगल बेस जब चेंज होगा तो ऐसे म्यूटेशन को क्या कहेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। जो सिकल सेल एनीमिया है वो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। सिकल सेल एनीमिया इज एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको म्यूटेशन के बारे में बता दिया, जो बहुत शॉर्ट में सिर्फ एक पैराग्राफ में एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। तो पॉइंट म्यूटेशन कब कहेंगे, जब पूरे डीएनए मॉलिक्यूल में या उस पूरे जीन में सिर्फ एक बेस का फर्क हो। जैसे मान लो सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या है, आरबीसी राउंड होती है, लेकिन जब आरबीसी सिकल सेल हो जाए तो जब आरबीसी बनाने वाला जीन, मान लेते हैं एक जीन है, ये नॉर्मल है तो इस तरह का शेप आ रहा है, लेकिन इसमें मान लो 400 बेस है, सिर्फ एक बेस में परिवर्तन हो गया, एक बेस का न्यूक्लियोटाइड, एक बेस बदल के दूसरा बेस आ गया, केवल सिंगल बेस चेंज हुआ तो आरबीसी का शेप देख रहे हो सिकल सेल हो गया। तो सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी जो है वो हंसिया के आकार की हो जाती है, सिकल सेल हो जाती है ड्यू टू सिंगल बेस चेंज, ठीक है। और इस सिंगल बेस चेंज के वजह से को ही बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन।